हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबी क्लासेस। और आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वास्तविक संख्याओं का पार्ट 4। वास्तविक संख्याओं के पार्ट 3 में हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ा था। आज हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम अच्छे से सॉल्व कराएंगे। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित प्रश्न आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 में है, जिनको कि हम अभी बहुत अच्छे से करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यही तो थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या थी? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में हम किसी भी भाज्य संख्या के क्या निकालते थे? अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। तो जैसे कि ये हमारी भाज्य संख्या 36 है, तो 36 को हम क्या करते थे? इसके हम गुणनखंड निकालते थे। 18 टाइम, ये 9 टाइम, और ये आपका 3 टाइम, फिर ये 3 टाइम। तो उसके गुणनखंड क्या आते थे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये जो होते थे ये एक भाज्य संख्या थी, और ये भाज्य संख्या के ये क्या थे? भाज्य संख्या के ये अभाज्य गुणनखंड थे। तो यही तो थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको हमने पार्ट 3 में किया था। आज हम इस पर आधारित प्रश्नों को लगाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे? पहला प्रश्न 140। तो 140 को मैंने इसमें आपको क्या बताया था? मैंने कहा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए हम देखते हैं कि ये नंबर सबसे पहले किस छोटे से छोटे नंबर से कट जाएगा। तो और एक को छोड़ करके, एक से तो सभी नंबर कट जाते हैं, एक के बाद जो नंबर छोटे से छोटा नंबर मिलेगा उससे हम इसको काटने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, 2 से ये कट जाएगा, 2 से कटेगा तो ये कितना आएगा? 70 आएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा, फिर ये आएगा 35। अब ये आपका कटेगा 5 से, 5 7 जा 35, और ये अब आपका कटेगा 7 से, 7 बन जा 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो 140 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इस तरीके से 140 को हमने उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। ऐसे ही हम 156 को करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है 156। तो 156, तो ऐसे ही 156 को, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2, जिससे ये हमारा विभाजित हो सकता है। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, और ये आ गया आपका 2 9 जा 18। यहाँ पर अब ये 3 से कट जाएगा, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 कैसा आ गया? एक अभाज्य संख्या, जो कि हमारी 13 से ही कटेगी। 13 1 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यही थी हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और इसी पर आधारित ये हमारे प्रश्न थे। इसी में आपके और भी प्रश्न हैं जिनको आप इसी तरीके से आगे कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसी में हमारा सेकंड प्रश्न है, 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। ये चीज़ मैंने आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में बहुत ही अच्छे से बताई थी कि 2 संख्याओं का गुणनफल, कोई भी अगर 2 संख्याएं A और B हैं, उनका अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मल्टीप्लाई उनके LCM और उनके HCF के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। तो इसी को हम इस प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न दिया गया है
26 और 91। तो 26 और 91 आपको ये निकालना है कि इसका एचसीएफ निकालना है और इसका एलसीएम निकालना है। फिर आपको ये भी सिद्ध करना है कि इन दो संख्याओं का अगर हम मल्टीप्लाई करें और इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम आया है उसका भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, इक्वल आना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 26 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए 13 और ये आपका आ जाएगा 13 बन जा 13। तो ये हमारे 26 के जो गुणनखंड आए हैं ये आए हैं 2 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पर हम 91 निकाल रहे हैं। तो कोई सबसे छोटी संख्या है जिससे हमारा ये 91 कर सकता है। तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, तो ये जाएगा हमारा सीधे 7 से 13 टाइम जाएगा। अभी 13 बन जा 13। तो 91 के गुणनखंड क्या हो गए, 7 मल्टीप्लाई 13। अब 26 के गुणनखंड निकाल लिए, 91 के गुणनखंड निकाल लिए। अब इन दोनों संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालें तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था सबसे बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर ये आपका जो 13 नंबर है ये 13 आपका दोनों में कॉमन है, जो 26 में भी है 91 में भी है। तो यहाँ से आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एचसीएफ हो जाएगा 13। और यहीं पे अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर है उसको लिख देते हैं। उसके बाद जितने भी आपके ये बचे हुए नंबर्स थे, जैसे हमारे यहाँ पे 2 बचा था, यहाँ पे हमारा 7 बचा था, तो इनको भी आगे हम ऐसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 182। तो इसका एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। अब हमें ये जांच करनी है कि जो दो संख्याएं हमारी दी गई थी कौन कौन सी, 26 और 91, इनका गुणनफल करेंगे। अब बराबर इसका जो एलसीएम हमारा आया है 13 और एचसीएफ हमारा आया 13 और एलसीएम हमारा आया है 182, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ऐसा करने पे दोनों नंबर बराबर आते हैं? तो इसको अभी हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो a मल्टीप्लाई बी, तो a हमारी क्या थी 26 और b हमारी क्या थी 91, इक्वल एलसीएम हमारा क्या आया था 182 और एचसीएफ हमारा क्या आया था 13 आया था। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2366 और इसका भी मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 2366। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दो संख्याओं का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें तो वो उन संख्याओं के गुणनफल के ही बराबर होता है। तो इसी टाइप से इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको आप लोग लगाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा। ठीक है, तो इसी में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी में आपका अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कैसे आपको निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा और तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम 12 ले लेते हैं। 12 के हम क्या निकाल लेंगे, हम 12 के गुणनखंड कर लेंगे। अगर हम 12 के गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले ये 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो 12 के गुणनखंड हमारे क्या आते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आते हैं। नेक्स्ट अब इसी में हम निकाल लेंगे 15 के गुणनखंड। तो जब 15 के गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आते हैं, ये 2 से हमारा जाएगा नहीं, तो 2 के बाद कौन सा नंबर है जिससे ये चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। तो इनको हम आरोही क्रम में ही लेंगे। 3 5 15 और 5 बन जा 5। तो इसका गुणनखंड क्या है हमारे पास, 15 के गुणनखंड आए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5। अब क्या बचा हमारे पास 21 बचा।
हम 21 के भी निकाल लेंगे। तो ये अब किसे जाएगा, 3 चला जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7। तो 21 के गुणनखंड क्या हमारे पास आए हैं, 3 × 7। अब जब इनके हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं तो इनका हम पहले क्या निकालते हैं, पहले इनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में भी जो सबसे बड़े से बड़ा नंबर कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ पे लिखें 12 के गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड आए थे हमारे 2 × 2 × 3, और यहाँ पे 15 के हमारे गुणनखंड आए थे 3 × 5, तो इसके आए थे 3 × 5। आगे 21 के हमारे आए थे 3 × 7। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या ये 2 तीनों में है, खाली यहाँ पर है, ना यहाँ है ना यहाँ है, ये 2 तो है ही नहीं, बस एक ही नंबर है 3, जो 3 हमारा 12 में भी आ रहा है, 3 हमारा 15 में भी आ रहा है, और 3 हमारा 21 में भी आ रहा है। तो यही वाला 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, तो 3 हमारा क्या बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम एचसीएफ को लिख देंगे, सबसे पहले हम एचसीएफ को लिख देंगे, एलसीएम इक्वल, तो एचसीएफ हमारा क्या आया था, 3, तो हमने इसको 3 को लिख दिया। अब यहाँ पर जो कॉमन था उसके बचने के अलावा जितने भी नंबर यहाँ पे बचते हैं, इसको छोड़ करके जितने भी नंबर यहाँ पे बच रहे हैं इन सबको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम। तो 3 × 2, एक ये बचा था, एक ये 2 बचा था, 2 यहाँ से हमारे पास क्या बचा था, 5 बचा था, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा था, 7। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी इन सब का मल्टीप्लाई आएगा। तो इसी में प्रश्न नंबर 4 आपका दिया गया है, एचसीएफ 306 और 657 का कितना है, 9 है। आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि 2 नंबर्स हैं ए और बी, मतलब 306 और 657। कोई नंबर ए इक्वल दिया गया है आपको कितना, 306, और बी इक्वल कितना दिया गया है आपको, 657। इन 2 नंबर्स का आपको क्या दिया गया है, इन 2 नंबर्स का आपको दिया गया है एचसीएफ दिया गया है। क्या दिया गया है, एचसीएफ। तो इन 2 नंबर का एचसीएफ आपको कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इनका एलसीएम फाइंड करिए। तो इन 2 नंबर्स ए और बी का एलसीएम क्या होगा। तो इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब भी 2 नंबर्स दिए जाएं उसमें एचसीएफ दिया जाए, एलसीएम पूछा जाए, या एलसीएम दिया जाए, एचसीएफ पूछा जाए, तो उसको निकालने का तरीका क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था कि a × b इक्वल दोनों संख्याओं का एचसीएफ और उनका एलसीएम। जब भी ये निकालते हैं तो हमेशा कैसा आता है, इक्वल आता है। तो यहाँ पे a × b क्या है, 306 × 657 इक्वल, अब इन दोनों का एचसीएफ क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, तो हमने यहाँ पर 9 रख दिया। हमसे क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है। तो अगर हम एलसीएम इक्वल निकालेंगे, एलसीएम इक्वल, तो हमारा ये क्या आएगा, 306 × 657 अपॉन में आ जाएगा ये 9। जब इसको काटेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा 34 टाइम, तो इधर आपका ये आ जाएगा 34 × 657, और ये आपका आंसर आ जाएगा 22338। तो इन 2 संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 22,338। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब भी 2 संख्याओं का एलसीएम दिया जाए तो उनका एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।